गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं संजीव पासवान आपका अपने चहेते यूट्यूब चैनल द लर्निंग अड्डा में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि ये जो लर्निंग अड्डा है हमारा, ये जो है क्या कहते हैं, एक चैनल है और यूट्यूब चैनल है अपना और आपका, हम सबका चहेता यूट्यूब चैनल है। ठीक है, आप लोग बहुत प्यार देते हैं इसको और लगातार ये वैकेंसीज़ हैं, जो भी ये वैकेंसीज आने वाली हैं अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स अपने एग्ज़ाम के लिए नहीं, नॉलेज के लिए भी, मतलब जिसको ज्ञान चाहिए वो यहाँ आइए। सीधी सी बात है, हम तो इतनी बात जानते हैं। 27 तारीख का करंट अफेयर्स पढ़ाने वाले हैं। मैंने बताया कि 10 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम 60 से 70 फैक्ट इसमें पढ़ा देते हैं। इससे कम फैक्ट नहीं चलते हैं हमारे, इतने फैक्ट हम पढ़ा देते हैं। ठीक है, बता देते हैं क्या ज्ञान है क्या नहीं है। चलिए, ना समय को देखते हुए अपने जो है क्या कहते हैं स्लोगन पाते हैं। क्या स्लोगन है हमारा? मॉर्निंग टी विद मी। ठीक है, तो मेरे साथ चाय की चुस्की का आनंद लीजिए और आगे क्लास शुरू करें। क्लास को पढ़ाना शुरू करते हैं, बताना शुरू करते हैं क्या ज्ञान है। चलिए, पहला है लर्निंग अड्डा का थॉट। कामयाब लोग अपने फैसले कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं। क्या बदल देते हैं? दुनिया। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। देखो भाई, मैं तो एक बात मानता हूँ जो मैंने अपने जीवन में सीखी है, वो ये है कि आपको डिसीजन लेने चाहिए। सही है या गलत, ये वक्त बताएगा। अब आपने डिसीजन ही नहीं लिया तो सही गलत का निर्णय कौन करेगा? और सही गलत तो जाहिर सी बात है, क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर खत्म हो गई आपकी। और इसी का नाम होता है ये। तो आप लोग ये समझ लीजिए, मेरा मानना ये है, जिसने निर्णय लिया वो बड़ा आदमी बना है, और जिसने निर्णय ही नहीं लिया तो वो घर रहा है, बोले चलो यार सोच रहा हूँ, मैं अभी सोच रहा हूँ। जब तक वो सोचता रहा तब तक जो है दूसरा वो काम करके निकल गया। ठीक है, वो PIL वाली एक है ना मूवी, कौन सी, जोले एल बी फर्स्ट, उसमें यही तो कहता है कि आप जैसे लोगों से, समझदार लोगों से सलाह मांग रहे हो कुछ लोग, लेकिन मैंने डाल दी। नहीं आता था डालना, लेकिन करा, और करने के बाद क्या रिजल्ट निकला? बाद में उस लड़के को सजा भी हुई। तो ये तो एक फिल्मी भी है, लेकिन मैंने कई जगह ऐसा देखा है कि आप निर्णय नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने भी कई बार ऐसे ऐसे निर्णय लिए हैं जिनके मुझे पता था कि परिणाम मेरे विपरीत होंगे, लेकिन वो मेरे अनुकूल हो गए। तो आप भी याद रखिए, निर्णय लेना सीखिए, डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। ठीक है, कहाँ? अपने अंदर। एक अभ्यास करने वाले हैं हम, और वो अभ्यास जो है क्या कहते हैं, कहाँ होने वाला है ये बताने वाले हैं, और उस अभ्यास के लिए क्या इंपॉर्टेंस है ये बताने वाले हैं, और क्या नॉलेज है वो बताने वाले हैं, क्या AI की गहराई में कहाँ कहाँ हम जाएंगे वो बताने वाले हैं। इसका नाम है अभ्यास त्रिशूल। ऐसा नहीं है ये पहली बार हो रहा है, हर साल होता है ये, हर साल होता है, और भारत का ही है, और तीनों सेनाओं का ज्वाइंट है, याद रखेंगे। तीनों सेना जो है क्या कहते हैं इसमें भाग ले रही है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि भारत इसको कर रहा है गुजरात की सीमा पर, मतलब सर क्रीक पर 30 अक्टूबर से, याद रखेंगे, 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक चलेगा, लगभग 12 दिन। कितने दिन? 12 दिन का युद्ध अभ्यास है, बड़ा युद्ध अभ्यास हो गया ये। इसका मतलब हमारी फोर्सेस कहाँ मंडराती रहेंगी? बिल्कुल पाकिस्तान के सीने पर मंडराती रहेंगी। ठीक है, पाकिस्तान अलर्ट पे है इस समय में। ठीक है, सर क्रीक कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो गुजरात में होगा ये युद्ध अभ्यास, गुजरात में युद्ध अभ्यास। ठीक, और चलते हैं आगे और बात करते हैं पाकिस्तान को। अभी हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहुत कड़े शब्दों में कई सारी बातें कही हैं, उसको बात करते हैं। पहले तो ये कर ले, कितने सैनिक भाग ले रहे हैं? 30,000 सैनिक भाग ले रहे हैं। तो बड़ा हो गया ना, इतना बड़ा युद्ध अभ्यास भारत ने किया नहीं, और वो पाकिस्तान की सीमा पर। गजब है। भाग लेंगे, और लगभग 28,000 फीट के आसपास इसका एरिया होगा। पाकिस्तान को एक जारी किया है जिसका नाम है नोटम। अब आप समझेंगे, पूछेंगे ये क्या है, तो इसको पूछने से पहले ही मैं बता देता हूँ नोटम क्या है। देखो भाई, नोटम क्या होता है? नोटम होता है कि नोटिस टू एयरमैन, टू
नोटिस टू एयरमैन। आप समझ रहे हो मेरी बात, जो मैं कहना चाह रहा हूँ? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पहले ही आप अगर कहीं युद्ध अभ्यास कर रहे हैं तो उसकी जानकारी, उसका नोटिस आपको बराबर वाले देश को देना होता है, जो उसकी हवाई रेंज में आ रहे होते हैं उनको देना होता है। क्यों? कई सारे कारण होते हैं। कारण नंबर 1 है कि वहाँ पर क्या कहते हैं, यात्री वाहन भी जा सकते हैं, यात्री हवाई जहाज़ भी जा सकते हैं। अब यात्री हवाई जहाज़ निकला वहाँ से और भारतीय सेना ने सोचा हमारे ऊपर खतरा उड़ा दिया, तो इसका मतलब यहाँ से नहीं जाएंगे, रूट डाइवर्ट हो जाएंगे। दूसरी चीज़, कोई भी देश को पता है कि यहाँ पर युद्ध अभ्यास हो रहा है, आपके लिए कोई खतरा नहीं है, इसलिए वो अपनी कोई भी गतिविधि नहीं चालू रखेगा। और कड़े शब्दों में हमारे जो है क्या कहते हैं, राजनाथ सिंह ने भुज एयरबेस कैंप से ये बोला है पाकिस्तान को कि मतलब भी देखो, अगर तुमने किसी भी प्रकार की गतिविधि की, एक्टिविटी की, तो तुम्हारा इतिहास और भूगोल दोनों बिगाड़ देंगे। ठीक है, तो हमारे युद्ध अभ्यास को शांति से होने दो। अब बात आती है सर क्रीक क्या है। तो सर क्रीक के लिए मैं आप लोगों के लिए गुजरात, देखो गुजरात का मैप ये रहा। पहले इसको समझने से पहले ये समझिए, यहाँ जो कटा हुआ क्षेत्र है ये सर क्रीक है। ये देखिए ये रहा, ये गुजरात है। ठीक है, गुजरात के बाद ये कच्छ आ गया, कच्छ के ऊपर का क्षेत्र जो है सर क्रीक। सर क्रीक लाइन तो ये रेड वाली है, ये रेड वाली। ठीक, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि ओरिजिनल सर क्रीक ये है। अभी सर क्रीक विवाद चल रहा भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये कहता है ग्रीन वाली लाइन को कि ये, इसका मतलब भारत ने हमारा हिस्सा घेर रखा है। पाकिस्तान का ये सिंध प्रांत है। कौन सा प्रांत है? सिंध प्रांत है। अब इसका इतिहास सुन लो। एआई की गहराई में गोता लगाने चल रहे हैं, आ जाओ। ठीक है, एआई की गहराई की तरफ चलते हैं। एआई क्या कहती है? एआई कहती है कि 1843 में 1843 में एक गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड एलन बरो। एलन बरो ने सिंध की विजय की थी। ठीक, अच्छा, और एक चीज याद रखेंगे, सिंध की विजय करने किस अधिकारी को भेजा था? चार्ल्स नेपियर को। ये भी याद रखेंगे, चार्ल्स नेपियर गया था यहाँ पर, ने विजय की थी। आ रही बात समझ में? अब हम आगे बात करें इसके बारे में, क्या नाम है इनके। तो जब 1843 में सिंध जीत लिया, ये सिंध जीत लिया जो अब पाकिस्तान में है, ये भारत को सौंपा गया। भारत की किस सरकार को सौंपा गया? गुजरात किस में आता था उस समय? महाराष्ट्र प्रांत में। तो महाराष्ट्र सरकार को, महाराष्ट्र प्रांत की सरकार नहीं कहेंगे, महाराष्ट्र प्रांत के गवर्नर के अधीन कर दिया। अब गवर्नर साहब पता नहीं कौन सा नशा करके बैठे थे उस दिन, हैं, कौन सी भांग पी रखी थी उन्होंने क्या करा कि जब उनके गवर्नर के अधीन हो गया तो उन्होंने कहा कि बोले भाई एक व्यक्ति को लेकर आओ, कोई व्यक्ति लाओ जो इसके बीच में एक सीमा निर्धारित कर देते हैं। तो उन्होंने कहा सीमा निर्धारण करने के लिए साहब एक आदमी बैठा जिसका नाम है सर क्रीक। तो सर क्रीक एक ब्रिटिश अधिकारी था। सर क्रीक ने सीमा निर्धारित करी, कहाँ? नक्शे पे बैठ के। एक तो ये अंग्रेज जो है ना, जहाँ गए ना वहाँ विवाद छोड़ कर बहुत गए, कर दी। कहाँ पर कर दी? बोले साहब नक्शे पे बैठ के कर दी। ऐसी डूरन लाइन खींच गए, ऐसी मैकमोहन खींच गए, तो वो जो है विवादित का बिंदु ये बन गया। अब हम 2-3 बातें और अलग से कर लें। मैकमोहन, ये भी आता है क्वेश्चन। मैकमोहन लाइन किस किस के बीच है? इंडिया चाइना। सेकंड क्या है? डूरंड, ठीक है, डूरंड लाइन। अब डूरंड लाइन किस किस के बीच है? इंडिया, अफगानिस्तान। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमारी लाइन चल रही हैं और लगातार ये लाइन का मामला चल रहा है। तो मैकमोहन लाइन हो गई, डूरंड लाइन हो गई, ये सारी की सारी लाइनें इस तरीके से हैं। ठीक है, तो समझ गया आप कैसे कैसे हुआ? तो सिंध प्रांत के जीतने के बाद सर क्रीक ने सीमा का निर्धारण किया था, वही विवाद आज है। पाकिस्तान कहता है कि ओरिजिनल सर क्रीक ये हरी वाली है, भारत कहता है ओरिजिनल सर क्रीक लाल वाली है। तो ये बीच में एक विवाद है, ये बीच में एक कटा फटा क्षेत्र है, सिंध का बंदरगाह है ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो याद रखेंगे, अभी आगे यहाँ पे याद रखेंगे कच्छ क्षेत्र है, क्या है? कच्छ। अच्छा, एक और चीज़ याद रखेंगे, कच्छ के रन में ही हो रहा है ये युद्ध अभ्यास। कहाँ हो रहा है? कच्छ में ही होगा। ठीक है, कच्छ में, कच्छ के रण में।
ठीक है, तो समझ लो बिल्कुल पाकिस्तान की छाती पे जाकर कर रहे हैं हम। एक बजरंग सेतु आया, भारत तो समझ लीजिए डेवलप विकसित देश की तरफ बढ़ता जा रहा है, और प्रसिद्ध पुल बनाया जा रहा है। किसके स्थान पर बनाया जाएगा? लक्ष्मण झूला। और लक्ष्मण झूला जो को ऋषिकेश गए होंगे, इसका बड़ा महत्व है लक्ष्मण झूला का। नदी पार करने के लिए, गंगा नदी पार करने के लिए, प्रयोग किया जाता था इसका। लेकिन कोविड के बाद 2019 में इसको बंद कर दिया गया। तो पहले तो ये देख लीजिए, ये नया झूला बनाया जा रहा है लक्ष्मण झूले के स्थान पर। स्थान पर क्या बनाया जा रहा है? साइड में बनाया जा रहा है। और देखिए टोटल कांच का है। हैं, मज़ा आ जाएगा, घूम कर आएंगे जब ही चल जाएगा। अभी चलेगा नहीं, कब चलेगा? दिसंबर में चलेगा। कहाँ पर चलेगा? दिसंबर में। अब मैं इसमें आपको थोड़ी सी एआई की गहराई वाली बातें कर दें। 2019 से लक्ष्मण झूला बंद है। हो सकता है क्या कारण है? सुरक्षा कारणों से बंद। किस कारण से? सुरक्षा कारण। 2019 से बंद है, ये दिसंबर में चलेगा। दिसंबर 2025 को बन गया है, तो बजरंग झूला चलेगा। हाँ, लोग यहाँ पे एडवेंचर करने जाते हैं ना, राफ्टिंग वाफ्टिंग करने जाते हैं कहाँ, क्या कहते हैं, ऋषिकेश से ऊपर। ठीक है, मोहन चिट्टी वगैरह में। तो ये याद रखना, बजरंग सेतु। चलिए आगे चलते हैं। ये है कांच का पूरा ग्लोबल MIL। ग्लोबल MIL अभी क्या है ये मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा आप लोग। ग्लोबल MIL, इसका वीक मनाया गया। क्या है ये? इसका मायना है माइंड्स ओवर AI। क्या है? माइंड्स ओवर AI, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम है ये। ठीक है, ये जो ग्लोबल वीक है ये किसको लेकर है? मीडिया को लेकर है। किसको लेकर है? मीडिया को लेकर है ग्लोबल वीक। और ग्लोबल वीक है कहाँ का? ग्लोबल का मतलब हो गया विश्व का, तो वैश्विक वीक है। और वैश्विक वीक जो है ये कहाँ मनाया गया है? ये मनाया गया है, चलिए यहाँ लिख देते हैं हम। ये मनाया गया है इस बार 2025 का कोलंबिया में मनाया जाएगा। कोलंबिया में भी, और कार्टजेना में मनाया जाएगा। कब से कब तक चलेगा? 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा भाई दोस्तों ये। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, आप लोग ये जरूर बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में, कार्टेजेना क्या कहेंगे इसको? कार्टेजेना समझौता कहाँ क्या का है और किससे संबंधित है? ये मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत आता है। कार्टेजेना समझा, ये तो याद रखेंगे कोलंबिया में। अच्छा, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है, याद रख लेना। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है, बोगोटा, बोगोटा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। PN7 क्या है? 2025, जिसे नासा ने पृथ्वी के अस्थायी दूसरे चंद्रमा के रूप में पुष्टि की है। नासा ने बता दिया कि एक चंद्रमा और घूम रहा है भाई। अब चंद्रमा क्या होता है? सैटेलाइट है। सैटेलाइट कैसी? नेचुरल सैटेलाइट है। पहले तो इसको याद रखिए, लघु क्षुद्रग्रह है। एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, आज इसके बारे में बात करेंगे। और क्या क्या एस्ट्रॉइड कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और क्यों इसको चंद्रमा कहा गया इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये अर्थ है। अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट घूम रहा है जिसका नाम है मून। छोटा सा सैटेलाइट, मून। मून, तो ये प्राकृतिक उपग्रह हैं। तो दो प्रकार के सैटेलाइट होते हैं, एक तो नेचुरल होते हैं और एक होते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्या होते हैं? मानव निर्मित, जो हम निर्मित करते हैं, जो हम भेजते हैं। ठीक है, जैसे चंद्रयान। ठीक है, ये इस तरीके से जो भेजे, चंद्रमा के चारों तरफ भेज दिया। पृथ्वी पर इनसैट, बहुत सारे सैटेलाइट हमने भेजे हैं। आर्यभट्ट भेजा है, भास्कर भेजा है। तो ये सारे के सारे सैटेलाइट जो है मानव निर्मित भेजे गए। तो ये तो पृथ्वी की अलग अलग कक्षाओं में जाते हैं, इनके बारे में बता चुका हूँ। एक तो पोलर ऑर्बिट में जाते हैं, याद करो वो दिन मैंने पढ़ाया था। पोलर ऑर्बिट में जाते हैं, और जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट में जाते हैं। एक जाते हैं, नहीं जाते हैं? तो ये दोनों जाते हैं। तो ये तो अलग बात हो गई, लेकिन ये आर्टिफिशियल है। साथ में इसने ये कहा कि ये जो एस्ट्रॉइड, जिसको हम एस्ट्रॉइड मानने थे अब तक, ये जो है क्या कहते हैं, चंद्रमा है, और लगभग 60 वर्षों से पृथ्वी की कक्षा में घूम रहा है। नया नया खोज, नई विवाद
को जन्म दिया इन्होंने, क्या दिया साहब, ये कहते हैं नासा वाले कहते हैं साहब कि ये जो है क्या नाम है जिसका PN 2025 नाम भी रखा है इन्होंने, PN7, याद रखेंगे नाम। ये अस्थायी चंद्रमा है, पृथ्वी। क्यों? क्योंकि ये सारी कंडीशन सैटेलाइट होने की पूरी कर रहा है। या अर्ध चंद्रमा, अस्थायी छोड़ो, अर्ध अर्ध बोलो, आधा चंद्रमा है, अर्ध चंद्रमा है ये सारी चीजों कर रहा है कि ये पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। दूसरी चीज, एस्ट्रॉइड है ये, 60 वर्षों से कर रहा है पिछले। और 2083 तक करेगा। ठीक, 2083 तक परिक्रमा करेगा। अब ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी। अब एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, कलर चेंज कर लें। एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, AI की गहराई में चल रहे हैं, ये क्षुद्र गिरह जिनको कहते हैं हम, एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, ये ग्रह के टूटे हुए भाग होते हैं। जो ग्रह में से टूट जाते हैं ना प्लेनेट से, जैसे हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ से टूट गए कुछ भाग, तो वो सभी एक जगह इकट्ठे होकर गोल हो जाते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल। याद रखना, कोई क्वेश्चन आपसे ये पूछने लगे कि पृथ्वी गोल क्यों है या ग्रह गोल क्यों है, तो ग्रह गोल इसलिए हैं क्योंकि उनके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा केंद्र की ओर लगता है, हर चीज़ अपनी तरफ को खींचता है। तो जब अपनी तरफ को खींचता है तो इनकी सतह को भी अपनी तरफ खींचता है। अगर कोई भी अंतरिक्ष में चीज़ भेजी जाएगी, वो किसी भी शेप में हो, कुछ समय बाद वो गोल हो जाएगी। याद रखेंगे इस बात को, किसकी वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। ठीक, ये एस्ट्रॉइड है, ग्रह के टूटे हुए भाग हैं, तो जाहिर सी बात है ये पृथ्वी से टूटे हुए भाग होंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा एस्ट्रॉइड कहाँ मिलते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा एस्ट्रॉइड मिलेंगे मंगल और बृहस्पति की सीरीज। मंगल और बृहस्पति की कक्षा में ये क्वेश्चन आता है कई बार। ठीक, जुपिटर और मार्स की कक्षा में मिलेंगे सबसे ज़्यादा एस्ट्रॉइड। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे। एक सतीश शाह का निधन हो गया। आप लोग मुझसे ज़्यादा इनको जानते हैं, मैं तो खैर क्या, बहुत अच्छे एक्टर रहे हैं। मैं आप लोगों को उनको फ़ोटो दिखा देता हूँ। सतीश शाह का निधन हो गया 74 वर्ष की आयु में। आयु नहीं पूछी जाएगी, या सकता हाल में किस अभिनेता का निधन हुआ है, तो ये हमारे सतीश शाह जी चले गए, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी एक्टिंग की है, बहुत सारी मूवी में काम किया है, गोविंदा के साथ भी काम किया है, बहुत अच्छे थे, लेकिन चले गए। चलिए आगे चलते हैं। अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा निम्नलिखित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया। इसको फोरेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फोरेक्स, याद रखेंगे, फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, कितना हो गया, 702.3 बिलियन डॉलर हो गया। तो याद रखेंगे, ये बात इंपॉर्टेंट है। अब मैं आप लोगों को कोई बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में बताते हैं, AI की गहराई वाली। AI की गहराई क्या है, अब मेरे जो बोलता जा रहा हूँ उसको समझ लीजिए। पहली बात तो फोरेक्स, तो फोरेक्स कहा जाता है इसका आंकड़ा, ये का आंकड़ा छोड़ो, ये किसके पास होते हैं, ये RBI के पास होता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि भारत का फोरेक्स किसके पास होता है, RBI को होता है। अब ये सीधी बात आप ये समझ गए होंगे, विदेशी पैसा, लेकिन पैसा किस किस रूप में है उसके बारे में बात करते हो, तो आंकड़े भी कौन देगा, RBI देता हमेशा। तो इस बार 702 बिलियन डॉलर हो गया, तो इसका मतलब भारत की स्थिति मजबूत हुई है। लेकिन भारत की स्थिति क्यों मजबूत हुई है भी बता देता हूँ, आंकड़ा RBI देता है। क्यों हुई है, अब इस पर आ जाओ। क्यों, इसलिए हुई है कि भारत में गोल्ड बढ़ गया।
अब भारत में अगर गोल्ड बढ़ गया है तो इस वजह से हुई है। अब ये क्वेश्चन आता है इसके बीच में कौन कौन से आते हैं फोरेक्स में, तो फोरेक्स को याद रखेंगे भाई, फोरेक्स को ये करके पहले नंबर से शुरू करते हैं, जरा चेंज कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो पहले नंबर, पहले नंबर फर्स्ट पर आता गोल्ड, ये तो क्लियर हो गई सही बात। दूसरे नंबर पर आता है FCA, फॉरेन करेंसी एसेट्स, ठीक है, समझ गए। एसेट्स ये क्या है, इनको हिंदी में कहेंगे विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, मतलब जो विदेशी पैसा है उसको रखा जाता है करेंसी के रूप में। अब इसमें डॉलर भी हो सकता है, चाइना का येन भी हो सकता है, सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। याद रखना कि येन भी हो सकता है, युआन भी हो सकता है। युआन किसका है, चाइना का, जिसको रेन मिनबी कहते हैं, याद रखना, रेन मिनबी भी कहते हैं इसको, कभी कल को रेन मिनबी आ जाए और आप ढूंढते रहो। और येन किसका है, जापान का। डॉलर किसका, अमेरिका का, ठीक है। और पाउंड किसका है, यूके का। तो ये फॉरेन परिसंपत्तियां हो सकती हैं, विदेशी। दूसरी चीज आती है इसमें इंपॉर्टेंट, SDR, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसका नाम है स्पेशल ड्राइंग। ये क्या है, ये IMF की प्रतिभूति है। अब प्रतिभूति क्या होती है, प्रति होती है गारंटी, या IMF की गारंटी है, मतलब एक प्रकार का पेपर है जिसको पेपर गोल्ड भी कहते हैं, याद रखना इसको, पेपर गोल्ड भी कहते हैं इसको। मतलब आप ऐसा पर्चा है, जैसे क्या होती हैं प्रतिभूति या सिक्योरिटीज, क्या होती हैं, सिक्योरिटीज है ये। सिक्योरिटीज क्या होती है, जैसे कि मैं हूँ, मेरी साख बहुत अच्छी बनी हुई है मार्केट में। अब मेरे पास, मैं जो है क्या कहते हैं, पैसे नहीं है, या फिर सिक्योरिटी आप समझिए, चेक को समझिए, चेक भी छोड़िए आप, जैसे मेरी साख बहुत अच्छी बनी है मार्केट में, मेरे पास आज की डेट में पैसे नहीं, लेकिन कल आ जाएंगे, तो मैं क्या करूंगा कि किसी आदमी से बोलूंगा कि भाई मैं जो है, मुझे आज इतने रुपए दे दो, तो वो कहेगा भाई तुम कुछ तो दो मुझे, मेरे पास तो पैसा ऐसे दूंगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसे कागज़ पर लिख कर दे दूंगा कि मुझे आज इतने रुपये की ज़रूरत है, या मैं किसी और आदमी को भेज दूंगा कि मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है, जाओ उठा लाओ। तो क्योंकि मेरी क्रेडिबिलिटी बनी हुई है, तो इसका मतलब मुझे मेरी साख के अनुसार पैसा मिल जाएगा। तो स्पेशल ड्राइंग राइट ये हैं, किसके, IMF के हैं। तो IMF की तो साख आप जानते ही हो, जब चाहोगे जब भुना लोगे जाके। एक तरीके का ड्राफ्ट हो सकता है, पेपर हो सकते हैं, जैसे कि ये भारत में भी है, जैसे LIC है, ये भी आपकी क्या है, स्पेशल ड्राइंग राइट कह सकते हैं इसको, सिक्योरिटी कह सकते हैं। और आपके ज़मीन के कागज़ सिक्योरिटी के रूप में आ जाते हैं। और किस चीज़ की सिक्योरिटी होती है, आपने कोई NSC कराई है, कोई ऐसा पत्र लिया है जिसमें इन्वेस्टमेंट किया है, वो सब के सब सिक्योरिटी के रूप में आते हैं, जिसको आपको लौटाने के बाद पैसा मिल जाए। तो कितनी चीज़ें हो गई भाई, 1 2 और 3, चौथी और कर लो बस यार, 4। ये क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए कह रहा हूं। IMF के पास आरक्षित मनी, आरक्षित पैसा कितना आपने उसको दे रखा है, क्योंकि ये भी तुरंत मिल जाता है। IMF ये कहता है कि बोले भाई पैसा तो जब ही दूंगा ना जब मेरे पास आएगा, मेरे पास कोई पैसा बन थोड़ी रहा है, तो आप लोग अपने कोटे के हिसाब से पैसा दो। तो भारत का भी कोटा है, उस कोटे के हिसाब से भारत पैसे देता है। सबसे ज़्यादा कोटा अमेरिका का, अमेरिका सबसे ज़्यादा पैसे देता है। तो याद रखेंगे, भारत का पैसा वहाँ पर आरक्षित पड़ा हुआ होता है, जो आपको आपके लोन के बदले मिल सकता है, या वो किसी और देश को लोन के बदले दे सकता है। ये क्यों फ़ायदा होता है, किसी दिन और डिस्कस करेंगे। हम क्यों दे रहे हैं IMF को पैसा, हम पागल थोड़ी हैं, हमें पैसे की ज़रूरत है, हम उसे दे रहे हैं। तो क्यों दे रहे हैं इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। आज समय कम है, ठीक है, किस दिन IMF पढ़ाएंगे तब बात करेंगे हम। बहरहाल तो 4 चीज़ें याद रखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये पूछ लेगा इनमें से कौन सा शामिल नहीं है।
भारत यात्रा कार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यात्रा को सुगम बनाने के लिए आप कहीं से किसी चीज़ को, कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, सीधे आपको सस्ती सब कुछ करने के लिए एक यात्रा कार्ड शुरू करा है। और फ्लिपकार्ट और पाइन लैब्स ने किया है। पाइन लैब्स जानते हैं, पाइन लैब्स वो है जो क्या कहते हैं, मशीन देखी होंगी आपने पाइन लैब्स की, जो स्वैपिंग मशीन होती हैं कार्ड को स्वैप करने वाली, ये पाइन लैब्स ने किया है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये यात्रा, भारतीय लोगों को यात्रा को सुगम बनाने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैम सारा मुल्लाली हाल में ही किस पद पर नियुक्त की गई हैं? ये पहली होने वाली इंग्लैंड के चर्च में नियुक्त होने वाली पहली महिला है। मैं वैसे कह रहा हूँ ना, पढ़े लिखे बनते हैं, हमारी यहाँ उद्योग क्रांति हो गई, हम सबसे पहले लोकतंत्र लाए हैं, हमारी डेमोक्रेसी है, आज तक बताओ चर्च में महिला पहली बार बन रही है। तो क्या कहोगे इन लोगों को, हैं किसको कहोगे, इंग्लैंड वालों को? तो ये कैंटरबरी की आर्क बिशप बनी है। आर्क बिशप वो होती हैं जो क्या कहते हैं, वहाँ की चर्च की पादरी होती हैं। तो पहली महिला पादरी बनाया है इन्होंने, सोचो आप। ठीक है, तो ये क्या कह सकते हैं, इंग्लैंड में है, जो इंग्लैंड में जहाँ जन्म हुआ है किसका, ईसाई धर्म का, एक तरीके से। ठीक है, तो ये अपने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दर्शन छोटे हैं। तो ये आ गए हमारे कौन, ये हैं साहब, ये पहली बार बनी है, बहुत जस्टिस भी रही हैं, समाज सेवी भी रही हैं, इसीलिए इनको ये पद दिया गया है। अच्छा, वहाँ पादरी का पद बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो कुछ बातें मैं बता देता हूँ आज आपको, थोड़ी सी बातें बताऊँगा, ज़्यादा नहीं बताऊँगा। सबसे पुराना चर्च कौन सा है? पुराना चर्च जिसका नाम है ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, एकमात्र ये था, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स को मानने वाले कौन है? ग्रीस है, यूनान, तो यूनान कहते हैं जहाँ का अलेक्जेंडर था, और रूस है, ये दोनों ग्रीक ऑर्थोडॉक्स को मानते हैं। फिर आया कौन सा, कैथोलिक। इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें टूटी हैं, वो आज नहीं बता रहे। कैथोलिक, कैथोलिक कैसे, कहाँ पर हुआ इसका जन्म? रोम में। कहाँ जन्म हुआ? रोम में, इटली में। इसको मानने वाले कौन कौन से हैं साहब? एक तो इंग्लैंड मानता है, और कौन मानता है? इटली मानता है, और कौन मानता है? फ्रांस मानता है। अब जब कैथोलिक में भ्रष्टाचार फैल गया तो कौन सा आया? प्रोटेस्टेंट। और प्रोटेस्टेंट को लाने वाले कौन थे? जर्मनी के मार्टिन लूथर किंग। ये थे जर्मनी के, जिनको ब्लैक गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, काला गांधी, याद रखेंगे, ये भी आ सकता है फैक्ट। इन्होंने क्या करा? धर्म में सुधार किया। इस सुधार को मानने वाले कौन है साहब? एक तो जर्मनी होगा, जाहिर सी बात है। दूसरा कौन सा? अमेरिका है। इसमें एक प्यूरिटन और बन गए थे, ये सब लोग, उन्होंने इनको माना, स्पेन ने माना। तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ, ये 3 प्रकार के चर्च हैं मोटे मोटे, इनके अंदर विभाजन बहुत हुए हैं। जैसे कैथोलिक में एंग्लिकन भी हैं जो इंग्लैंड को मानते थे, प्रोटेस्टेंट में प्यूरिटन भी हैं जो इनसे भी ज़्यादा प्योर निकल के आए। तो कुल मिला के बात ये थी कि जब पुराना ग्रीक ऑर्थोडॉक्स टूटा तो कैथोलिक आया, और कैथोलिक में जब भ्रष्टाचार बढ़ा तो प्रोटेस्टेंट आया। आप लोगों को पता है कि इटली के रोम के जो पोप था, वो उसने क्या करा था? उसने कहा, लोगों से कहता था मेरे भगवान से संपर्क हो गए साहब, और आप जो मुझे इतने पैसे दो, आपको स्वर्ग का प्रमाण पत्र यहीं दे दूंगा कि आप गारंटेड स्वर्ग जाओगे। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग हमें बोलते हैं भारतीयों को कि भारतीय पाखंडी है, ये हमसे ज़्यादा पाखंडी है। बस ये है कि जो दिखता है वो बिकता है, जल्दी डेवलप हो गए इसलिए इस तरीके की बातें करने लगे ये लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थाईलैंड की राजमाता चली गई साहब, जिनका नाम है सिरिकित, का निधन हो गया, 93 साल की उम्र में मरी है। बहुत उम्र होती है इनकी, बहुत उम्र है, 24 अक्टूबर को चली गई। मुझे तो, मैं देख के हैरान हूँ कि इन्होंने अपने आप को मेंटेन कैसे किया। ये 93 साल की आपको कहीं से लग रही हैं? 93 ईयर में गई हैं ये, तो याद रखेंगे, ये थाईलैंड की राजमाता है। इसका मतलब थाईलैंड में अभी भी राजतंत्र को महत्व दिया जाता है, लोकतंत्र के होने के साथ ही, जैसे कि इंग्लैंड में दिया जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात बता देते हैं। थाईलैंड कहाँ पड़ता है? आसियान में पड़ता है। तो एआई की गहराई में लेके चलते हैं। इसकी जो स्थापना हुई 1967 में हुई है। हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता में है। कितने देश हो गए हैं इसमें? 11 देश शामिल हो गए हैं। शामिल, भारत शामिल नहीं, भारत शामिल नहीं। ठीक है,
ठीक, हर साल इसकी मीटिंग होती है। और इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, कुछ हम बातें और बता देते हैं। देखिए कौन कौन से हैं। ये तो है अपना भारत, ये ना भारत, यह है चाइना, यह है ताइवान, यह है पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर। ये सारा का सारा जो दिखाई दे रहा है ना, देखो यहाँ से तो बना रहा हूँ, म्यांमार से लेकर ये सारा का सारा क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दो, इंग्लैंड को छोड़ दो, और फिलीपींस को ले लो अंदर, सारा का सारा चाइना से, ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। ये पूरे 11 देश हैं वही जो हैं। इसमें तो कुछ बातें आपको बता देते हैं। सबसे पहले म्यांमार पर जाओ, इसे मंदिरों का देश कहते हैं, एआई की गहराई में। दूसरा चीज़, इसकी राजधानी है नापिया ताऊ, है नापियाडी कह देते हैं। लाओस के वियंतियाने, देखो लाओस एकमात्र साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। केबीसी में भी क्वेश्चन पूछा गया, कई जगह पूछा गया है। ये साउथ ईस्ट एशियन एकमात्र कंट्री है जिसमें क्या है, तो हाँ जो लैंड लॉक्ड है, जिसके चारों तरफ पानी नहीं है। वियतनाम की हनोई है कैपिटल। ठीक है, कंबोडिया की नोम पेन्ह है, वियतनाम की हनोई ये रही, देखो कंबोडिया की नोम पेन्ह ये रही। हो ची मिन सिटी भी वियतनाम में है, बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, यहाँ हर चीज़ मिल जाती है। थाईलैंड ये रहा बैंकॉक, ठीक है, जिसमें बैंकॉक की राजधानी महारानी गई हैं। ठीक है, मलेशिया की ये रही कुआलालंपुर राजधानी। अब ये मलक्का जल संधि किस किस के बीच में, सुमात्रा और इसके। अब क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखेंगे, सुमात्रा और इसके। अब क्वेश्चन आता है कि इंडोनेशिया कितने पार्टों में बटा हुआ है, तो पहला पार्ट तो सुमात्रा हो गया, दूसरा पार्ट क्या हो गया, जावा हो गया, तीसरा पार्ट क्या हो गया, बोर्नियो होगा, 4 पार्ट, चौथा पार्ट क्या होगा, सुलावेसी। तो याद रखेंगे कि ये कितने पार्टों में बटा हुआ है, 4 पार्ट में। और सबसे बड़ा कौन सा है, बोर्निया, सबसे बड़ा बोर्निया, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी आता है, सबसे बड़ा बोर्निया। ये 11वां देश शामिल हुआ है, जिसका नाम है तिमोर लेस्टे, राजधानी दिल्ली, 11वां देश है। दिल्ली में मत जोड़ देना। ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी बेगावान। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को, फिलीपींस की राजधानी मनीला। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया। एडीबी का हेडक्वार्टर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का यहाँ पर। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, थोड़ा सा मैप की तरफ घुमाने के लिए गए हम। एक यूएनओ द्वारा एक सप्ताह मनाया जाता है, यूएनओ द्वारा, तो ये मनाया गया है 24 से 30 अक्टूबर को निशस्त्रीकरण सप्ताह मनाया जाता है। कहा जाता है कि अब यहाँ से हम इस सप्ताह में हथियारों को कम करेंगे। ऐसा कभी होता है क्या? ठीक है, अब यूएनओ ने अपनी जिम्मेदारी को निभाता है, तो यूएनओ द्वारा मनाया जाता है। यूएनओ द्वारा की गई हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। ठीक है, चलिए 10 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, आगे चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, योर चैनल। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है, इतना ज़रूर कीजिए मोटिवेट बनाने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।